इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है ये। हम इसको फिलहाल कर रहे हैं मेटल कंडक्टर के लिए, लेकिन ये पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल है हर तरह के कंडक्टर के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो या सेमीकंडक्टर हो या गैसेस हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? आपके पास है हम्म, एक कंडक्टर, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब आपने इसे कंडक्टर को प्लस माइनस दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, ये ऐसे, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई वैसे चल रहा है। इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी v3 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी v4 वेक्टर, ऐसे। ठीक है, अब मेटल कंडक्टर है, तो फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स v1 वेक्टर इक्वल्स u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t, t इज द टाइम बिटवीन वन कोलिजन टू अदर कोलिजन। समझ रहे हो t1 कौन सा टाइम है? t1 टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कैसे? मैं पीछे वाले डायग्राम पर आता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ये इलेक्ट्रॉन, और इसके सामने कोई आ गया अड़चन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई कर्नेल पड़ गया इसके सामने। ठीक है, तो यहाँ ये चला कितनी वेलोसिटी से? जो इसकी अपनी थर्मल वेलोसिटी थी u1 वेक्टर, और टकराने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v1 वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन मिल रहा है इसको। और जो टाइम है वो यहाँ से लेकर के इस कोलिजन तक का टाइम है, यानी वेलोसिटी के u1 से बढ़कर v1 होने तक का टाइम है। कभी ये टाइम कम होता है, कभी टाइम ज्यादा होता है। अगर मैं इन दो कोलिजन्स की बात करूं या इन दो कोलिजन्स के बीच की बात करूं, एक बार यहाँ टकराया तो एक बार यहाँ टकराया, तो काफी लंबा इसने रास्ता तय करा और टाइम काफी ज्यादा लगा इसे। तो अब क्या होगा? अब यहाँ इसकी वेलोसिटी थी क्या? u2 वेक्टर, और यहाँ पहुंचकर कितनी वेलोसिटी हो गई? v2 वेक्टर। और बीच का टाइम कितना लगा? बीच का टाइम लगा t2। तो इसलिए हमें t1 t2 t3 हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। तो फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स v1 वेक्टर इक्वल्स u1 वेक्टर प्लस at1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2। और इसी तरह nth इलेक्ट्रॉन के लिए vn वेक्टर इज इक्वल्स टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू tn। अब मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालने लगूं, एवरेज वेलोसिटी निकालने लगूं, मतलब किस एवरेज वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहे हैं, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एक्चुअली? ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है विद विच इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। तो अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज लेना पड़ेगा। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी डी। वी डी वैक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 वैक्टर, और कहाँ तक? vn वैक्टर होल डिवाइडेड बाय n। अब बहुत ध्यान से देखना, सिंपल मैथमेटिक्स बिल्कुल। वी डी इक्वल्स v1 u1 वैक्टर प्लस at1, ये u2 वैक्टर प्लस a वैक्टर t2, और क्या बनेगा? un वेक्टर प्लस a tn वेक्टर डिवाइडेड बाय n।
अब देखना जरा ध्यान से, U1 U2 U3 UN तक तो मैं अलग ले लूँ। क्या ले लिया मैंने? U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर और अप टू UN वेक्टर अपॉन n, प्लस इनमें से सब में से क्या कॉमन ले लूँ? सब में a कॉमन है क्योंकि एक्सेलरेशन सारे पार्टिकल्स का सेम है। तो a कॉमन लेकर T1 प्लस T2 और अप टू Tn डिवाइडेड बाय n। अब देखना जरा ये क्या चीज है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, प्लस ए वेक्टर, और ये जो टाइम ये है, इस पूरे टाइम को मैं एक नया रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, टाउ। क्या रिप्रेजेंट दे रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं इसको, इसको मैं दे रहा हूँ टाउ। ये टाउ क्या है? वेयर टाउ, टाउ बोल दो, इसे टाउ बोल दो, इज द एवरेज एवरेज टाइम। देखो ये T1 कौन सा था? ये T1 था एक इलेक्ट्रॉन का, T1 था एक इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। T2 था दूसरे इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम। T3 था दो तीसरे इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाइम। T4 था चौथे इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के टाइम्स को लेकर के मैंने n से डिवाइड कर दिया, n इलेक्ट्रॉन्स के टाइम को ऐड करा। एन इलेक्ट्रॉन्स के कौन से टाइम है ये, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इन सारे टाइम को मैंने ऐड करके एन से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, ये एवरेज टाइम फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है। तो अब वीडी कितना होगा देखना जरा। वीडी वेक्टर इज इक्वल टू बनेगा आपका, ये तो जीरो हो गया। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है माइनस ई इंटू ई बाय एम, force on electron divided by mass of electron. M is the mass of electron. करेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बल्कि मैं इसको डी नहीं लिखता, मैं इसको एल लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल, एल और इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस है वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ। तो अब मैं ई को क्या लिखूंगा, वी बाय एल। डीवी बाई डी एक्स याद करो, डीवी बाई डी आर होता है। तो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों, जिन दो पॉइंट्स के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ वी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है उनका एल। तो अब ये क्या हो गया देखना जरा ध्यान से। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, वी डी इज इक्वल टू ई वी टो अपॉन एम एल मीटर पर सेकेंड। बल्कि एक काम करूं मैं यहाँ, वीडी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन खत्म हो गई। डायरेक्शन केवल तब तक थी जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ दिया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले खत्म हो गया, वोल्टेज में दिख गया। वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी याद करो, ये भी स्केलर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर। तो क्या हुआ, ये इसमें से डायरेक्शन खत्म हो गई। तो अब हमारे पास वीडी की वैल्यू क्या बनी, वीडी इज इक्वल टू बना ई वी टाउ अपॉन एम एल मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीधी बात है, ध्यान से देखिए आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का होना ही होना जो होना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। एक बार आपने जो कंडक्टर ले लिया, एक बार आपने ये पेन ले लिया कंडक्टर के रूप में, तो इसकी लेंथ भी फिक्स होगी। और जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तब तक ये भी नहीं बदलेगा, टाउ की वैल्यू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम। तो फिर वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा। कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे आप यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कम नेट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे।
ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर देंगे तो उतने ही ज्यादा वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, ईवी टो अपॉन एम एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और बाकी पूरे लेसन के जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो इसी में से निकल कर आएंगे। और इसी में से हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली V अपॉन आई क्यों होता है, R की वैल्यू V अपॉन आई क्यों होती है। एक्चुअली में जब ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर क्यों रहा है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं या कोई भी चार्ज कैरियर चल रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या आयंस हो, कुछ भी हो, वो बीच बीच में टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और बाकी जो कर्नल्स रखे हैं उनसे टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उनके मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चला, एक्सीलरेशन दे करके चला u1 वेलोसिटी से, यहाँ जाके टकरा गया, इसकी वेलोसिटी v1, v1 फिर खत्म हो गई। जितना इसने एक्स्ट्रा मोमेंटम गेन करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, वो खत्म हो गया। फिर अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u1 थी उससे भी अलग हो गई कुछ और वेलोसिटी, टकराती टकराने के बाद वेलोसिटी इसकी u2 हो गई, फिर u2 वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में फिर आगे बढ़ाई। तो बार बार टकराता है, बार बार अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता रहता है, बार बार अपना जो मोमेंटम ये गेन करता है ड्यू टू द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार उस मोमेंटम को लूज करते रहता है। और उस मोमेंटम को लूज करने से बार बार इसे मोमेंटम गेन करना, लूज करना, गेन करना, उसी से इस कंडक्टर में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब करंट, करंट के पास होने में यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, वही ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअली रेजिस्टेंस है। ओम नहीं जानते थे बिल्कुल भी, तो ओम ने तो सिंपल अपना एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने बता दिया R इज इक्वल टू V बाई आई। लेकिन R V और V बाई आई के इक्वल क्यों हो जाता है, जबकि R खुद अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, R तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर भी ये V अपॉन आई के इक्वल कैसे आ जाता है। ये सारी बातें हम इसी फॉर्मूले में से निकाल कर लाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में से, ईवी टो अपॉन एम एल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बाकी पूरा लेसन इसी फॉर्मूले में से निकल कर आएगा। बाकी लेसन पूरा इस फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्यों है यहाँ वी, ये टाउ यहाँ क्यों है, क्या है ये और क्यों है ये, एम क्या है ये और क्यों यहाँ लगा हुआ है, अगर इस फॉर्मूले को आपने समझ लिया तो लेसन का बाकी पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसी में से हम चेंज करते चले जाएंगे। याद कीजिए हमने पीछे 11th क्लास में एक गैसेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस, याद है। प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। है ना। और याद यस कीजिए कि सर। बाकी पूरे लेसन के जो वो थे फॉर्मूले इसी में से निकल कर चल आ गए थे। वो यस सर। आपका चाहे वो लॉ ऑफ प्रेशर था, वॉल्ट लॉ या चार्ज है। गैल्यूजेक्स लॉ था, या डाल्टन्स लॉ था, या चार्ल्स लॉ था, या आइडियल गैस इक्वेशन थी, या वंडरवॉल इक्वेशन थी, वो सब यहीं से निकल कर आ गई थी। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला ऐसे ही काम करेगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए और बाकी लेसन इसी में से हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम कल करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। करंट निकल कर आ जाएगी सर सीधी। ये टाउ तो बिना किसी कारण के भी चेंज हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, टाउ बिना किसी कारण के चेंज नहीं होगा। ये टाउ तब चेंज होता है जब आप टेम्परेचर चेंज कर दें या मटेरियल चेंज कर दें, टाउ तब चेंज होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, हम डिस्कस करेंगे इसको, आगे डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है वैसे। ओके, 10 पार्टिसिपेंट कुल।